नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। तो हमने कल गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले कारकों पे बात की थी और समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन क्या होता है इस पे बात की थी। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पे बात करेंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियाँ देखी जाए तो प्रमुख उपलब्धियाँ हैं कि गुटनिरपेक्षता से दोनों गुटों के द्वारा मान्यता मिली है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। ये एक नई संकल्पना थी और शुरू में देशों को उलझना भी पड़ा कि गुटनिरपेक्षता क्या है, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट दोनों ने ही इसे मान्यता दी। और शुरू में जो कहा गया कि गुटनिरपेक्षता एक ढोंग है, तीसरा रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों गुटों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और साम्यवादी राष्ट्रों का दृष्टिकोण 1955 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद बदलना शुरू हुआ, क्योंकि फरवरी 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने पहली बार ये स्वीकार किया कि गुटनिरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र हैं, बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व की मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के एक से विचार हैं। इसी तरह से विश्व राजनीति में संघर्ष टले, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की दूसरी संभव उपलब्धि यह रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष जो हैं वो टल गए, उनकी तीव्रता कम हुई, फिर उनका समाधान भी हो गया। और इससे ये फ़ायदा क्या हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ा, जिसकी संभावना 1950 से लेकर कही जाती थी। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पे कहा गया कि दोनों गुटों के बीच इतना तीव्र संघर्ष है, इतना शीत युद्ध है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है दावा कर सकते हैं, और उनका ये दावा गलत भी नहीं है कि उन्होंने जो परमाणु अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा और उसके बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया, और जिससे दोनों गुटों के बीच सीधी निश्चयी सहायता मिली। और इसलिए ये था कि दोनों राष्ट्र आमने सामने नहीं आए और दोनों के बीच सीधा कोई संघर्ष नहीं हुआ। अच्छा, अनेक ऐसे मौके आए जब लगा कि ये सब दोनों महाशक्तियों, दोनों गुटों के बीच कहीं तीसरा विश्व युद्ध नहीं आए। कौन कौन से मौके आए? कोरियाई युद्ध था, इंडो चीनी संघर्ष था, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह था 1955 में। 1955 में ही देखिए 3 विवाद सामने आ गए। और 1956 में स्वेज युद्ध था, जब महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने आ गईं और लगा कि सब तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए। तो इन सब संकटों के टाइम में जो है न्यायोचित और तीव्र समाधान करने में जो है इन राष्ट्रों ने, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपनी जो है संयम से काम लिया। और आप देखिए कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने ही युद्ध विराम के अवसरों पर मध्यस्थता की, शांति सेनाएं प्रस्तुत की, और उन्होंने कहा कि सब इस तरह से जो है हम अपनी बात कह सकते हैं, मंच पे अपनी बात कहें, और वार्ता की टेबल तक ले आए। युद्ध के मैदान से वार्ता की टेबल तक गुटनिरपेक्ष देश ले आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका। जो शीत युद्ध शस्त्र युद्ध बन रहा था उसको वो देतांत और तनाव शैथिल्य की स्थिति में ले आए। अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी प्रगति हुई, और गुटनिरपेक्ष भारत को ये देखकर संतोष हुआ कि उसने 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव रखे थे भारत में, और ये प्रस्ताव आगे चलकर 1963 में आंशिक परीक्षण संधि, है ना, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, PTBT के रूप में ये सामने आया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ है। इसी तरह से विश्व समाज के लिए महत्वपूर्ण वातावरण का निर्माण किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। जो कमज़ोर राष्ट्र थे वो महाशक्तियों से चुंगल निकलकर स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, ऐसा माहौल गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिया। एक दमघोटू विश्व राजनीति थी, उसमें ताज़ी हवा की तरह था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से ही शीत युद्ध देतांत की स्थिति में आया, अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति हुई, हम जानते हैं। और दूसरी बात यह कि खुली चर्चा हुई। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं थी, विकृतियां थी, उनको गुटनिरपेक्ष देशों ने दूर किया। जितने भी शिखर सम्मेलन शीत युद्ध के दौरान हुआ, वहाँ शांति की चर्चा होने से और शीत युद्ध के दुष्परिणामों को अवगत कराया अलग अलग देशों को, ये इसका बहुत बड़ा एक योगदान था। इसी तरह से नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जो है वो गुटनिरपेक्ष के मंचों पे आई, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जो जुलाई 1962 में
सम्मेलन हुआ जिसमें आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन में ही पहली बार ये कहा गया कि व्यापार सुधरे जाएं। लुसाका शिखर सम्मेलन था गुटनिरपेक्ष देशों का, उसमें भी कहा आर्थिक और विकास संबंधी मसलों पर चर्चा की जाए। अल्जीरियस शिखर सम्मेलन में भी यही बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और विकास की समस्याओं पर बात किया जाए। और इसी अल्जीरियस, लुसाका, काहिरा शिखर सम्मेलन, यहाँ जो आवाज़ उठी आर्थिक सुधार की, तो उसको फिर अनसुना नहीं किया गया। असल में गुटनिरपेक्ष देशों ने ही सबसे पहले 1974 में, जब 1974 से पहले ही उन्होंने पहल की, तो 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अधिवेशन भी आर्थिक मुद्दों पर बुलाया गया था। और इसी कारण से 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक विश्वव्यापी कार्यवाही योजना के तहत प्रस्ताव पारित किए गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है इस तरह अपनी बातें रखी। और मूल्यांकन में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था और इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक था और समय समय पर इसके शिखर सम्मेलनों में समकालीन विश्व की सभी समस्याओं, चाहे वो पर्यावरण हो या अन्य समस्याएं हों, उन पर विचार किया गया और विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां पूछी जाती हैं परीक्षा में और उसके साथ साथ इसकी विफलताएं भी पूछी जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है गतिशील हुआ है, इसने नई नई प्रवृत्तियों को अपने में शामिल किया है। आज के रूप में गुटनिरपेक्षता में शीत युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन आर्थिक युद्ध जो है उसको अपने सामने रखा गया। आर्थिक युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या है। सैनिक गुटों से अलग रहने का गुटनिरपेक्षता अनिवार्य तत्व नहीं था और बाद के देशों में रियो सम्मेलन में और बाकी देशों में भी ये कहा गया कि आर्थिक सम्मेलन जो है वो किस तरह से किया जाए। ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। तो जो प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए तो आप ये ज़रूर लिखें कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। क्यों है? क्योंकि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग की जाती है इसके सम्मेलनों में। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला जा सकता है। दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया के गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के निकटस्थ राष्ट्र अमीर देश हैं और दक्षिण ध्रुव के निकटस्थ राष्ट्र गरीब देश हैं। तो दक्षिण राष्ट्रों में कैसे सहयोग हो और एक ध्रुवीय विश्वस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध कैसे किया जाए, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता कैसे हो, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों को इस बात के लिए कैसे तैयार किया जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान दें और नए औपनिवेशिक शोषण का कैसे विरोध किया जाए या संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन कैसा हो। तो इस मामले में इन सारे मुद्दों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों में उठाया जा सकता है। तो आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। शीत युद्ध का अंत हो गया, लेकिन आर्थिक युद्ध है, दुनिया में अन्य समस्याएं हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समस्याएं हैं और निर्गुट सम्मेलन जो है लगभग 19 से ज़्यादा निर्गुट सम्मेलन हो चुके हैं। तो उन सम्मेलनों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना महत्व और प्रभावपूर्ण रखने की क्षमता जो है वो सिद्ध कर चुका है। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें। और ये भी कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध मुख्यतः 5D से है और वो 5D आज भी कायम है। वो 5D कौन से हैं? वी उपनिवेशीकरण, डी कॉलोनलाइजेशन पहला डी, दूसरा डी विकास डेवलपमेंट, तीसरा डी तनाव शैथिल्य देतांत, चौथा डी निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, पांचवा डी लोकतंत्रीकरण डेमोक्रेटाइजेशन। तो ये 5D आज भी कायम है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी प्रासंगिकता है। अशांत और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सुरक्षा नली है और ये सुरक्षा नली है हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम इस पर अपनी चर्चा करते हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।